तो आज के सेशंस में हम लोग सब्स्टिट्यूशंस मेथड को सीखने वाले हैं। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सेकंड एक्सरसाइज के बारे में बात करता है, सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशंस मेथड के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक है आज के सेशन का सब्स्टिट्यूशंस मेथड। एक मिनट होल्ड करेंगे। तो आज के सेशंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड के बारे में। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशंस मेथड को समझने के लिए हम लोग एक एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन को ले लेते हैं। कोई भी ऐसा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। सब्स्टिट्यूशंस मेथड को आप समझना सबसे बेटर है कि आप एक प्रॉब्लम लो और उसको सॉल्व करके मैं बताता हूं कि किस तरीके से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूशंस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग सब्स्टिट्यूशंस मेथड को समझेंगे। कौन कौन सा आ रहा है? 1 to 4 आ रहा है, बता रखा है। हाँ, लाइन एंड एंगल्स नहीं आएगा, 1 to 4 आएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशंस मेथड को समझने के लिए अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 लिया है। तो आज के सेशंस में हम लोग सब्स्टिट्यूशंस मेथड समझेंगे। ठीक है, आराम आराम से देखना है, जहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आए मेरे से पूछ लेना है, और ये इंश्योर करने का ट्राई करना है कि आपको मेथड ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को लेने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो है x plus y is equal to 14. So this is the first equation, and the second equation is x minus y is equal to 4. So we have two equations. ठीक है, we have pair of linear equation and we have to solve the pair of linear equation by the substitutions method, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशंस मेथड में आपको सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी एक इक्वेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आप चाहो तो इक्वेशन 1 ले सकते हो और आप चाहो तो इक्वेशन 2 भी ले सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ? तो सब्स्टिट्यूशंस मेथड यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1. So equation 1 is x plus y is equal to 14. So x is equal to 14 minus y. तो आपको जिस इक्वेशन से आपने स्टार्ट किया है किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने यहाँ पे x वेरिएबल का वैल्यू निकाला है और x वेरिएबल का वैल्यू क्या आ रहा है? 14 माइनस y आ रहा है। और यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कुछ समझने में दिक्कत है तो वो बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है। और इस इक्वेशन को हमने थर्ड इक्वेशन लेट किया है, कंसीडर कर लिया। यहां तो कोई दिक्कत है एलन आपको? सम्राट कोई दिक्कत है? रोहित, माही कोई दिक्कत है? यहां तक नहीं है। अब क्या करना है? लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग, एक स्टेटमेंट लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग एबव वैल्यू ऑफ एक्स, एबव वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। ऊपर वाली जो x की वैल्यू है मैं उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने वाला। इक्वेशन 2 हमारा क्या है? इट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 से जो x की वैल्यू आई है उस वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने वाला। तो x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? x की जगह पे मैं लिखूंगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या ऐसा लिखना गलत है या सही है? ठीक है, सो यहां पे 14 मैं लिखूंगा और माइनस वाई को क्या मैं लिख सकता हूं? एलन बताएगा। एलन इसको क्या लिखेंगे? माइनस वाई
नो, क्या लिखेंगे? -2y। ठीक है, मैंने तुमसे 2 रुपया लिया, फिर से 2 रुपये लिया, ठीक है, तो तुमने कितना मेरे को दिया? 4 रुपीज दे दिया, तो दे देने का मतलब क्या होता है? माइनस हो जाना तुमने, ठीक है। सो -y -2y हो, सो -2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी बातें हैं, आप आराम से समझ सकते हैं अगर समझना चाहे तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं -2y इज इक्वल टू 4 -14। लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे 14 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? प्लस का है, जब इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। होगा या नहीं रोहित? होगा ना? सो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है? यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है -2y इज इक्वल टू -10। मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, सो y की वैल्यू क्या आने वाली है? तो y की वैल्यू आने वाली है -10 अपॉन -2। इससे इसको कैंसिल करो, 2 1 जा एंड 2 5 सा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू 5 आ गई। आएगी या नहीं? ठीक है ना? अब इस y की वैल्यू को हम लोग किस में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं? तो इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन 3। हाँ बताओ। नहीं, इक्वेशन 3 में क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि इक्वेशन 3 में तो डायरेक्टली आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना? इक्वेशन 1 में रखोगे तो फिर से आपको लेफ्ट से राइट में ले जाना पड़ेगा, वो मेहनत तो पहले ही आपने कर रखा है। इक्वेशन 3 इसलिए तो मार्क किया था कि डायरेक्टली मैं y की वैल्यू जो निकालूंगा उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 हमारा क्या है? इट इज x इज इक्वल टू 14 माइनस y, यही है ना? तो यहाँ पे 14 लिखा और y की वैल्यू कितनी है? तो y की वैल्यू 5 है। सो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। सो फाइनली वी हैव, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। सो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आया? अभी एक दो क्वेश्चन और भी डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ में ठीक से आ जाए, ठीक है? तो इस वाले सॉल्यूशन को पहले लिख लो और लिखने के ड्यूरेशन में अगर कोई डाउट आ रहा है तो डाउट नहीं पूछ लो, फिर से फटाफट लिख लीजिए इसको। क्लास में रेगुलर रहने का ट्राई करना है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके। सारे बच्चों ने लिख लिया? ठीक है, रोहित लिख लिया तुमने? जल्दी लिखा करो सम्राट। आगे बढ़े, ठीक है? समझाता रहता हूं ना, उसी ड्यूरेशन में लिखते भी चलो और कोई डाउट है तो पूछ भी लेना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं, सेकंड क्वेश्चन लेने वाला, ये जो सेकंड क्वेश्चन, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ताकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से समझ जाए, ठीक है? अब हमारे पास जो गिवन लीनियर इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन लीनियर इक्वेशंस जो हैं हमारे पास, पहला लीनियर इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द फर्स्ट गिवन लीनियर इक्वेशन एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन इज s upon 3 t upon 2 is equal to 6. So this is the second linear equation. Now we have to solve the given pair of linear equation by the substitution method. Substitution method से हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, ठीक है? सो सबसे पहले हम लोग किसी भी इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते हैं।
but here I am starting from the equation 1, from equation 1. तो इक्वेशन 1 क्या कह रहा है? इक्वेशन 1 is s minus t is equal to 3, so finally s is equal to 3 plus t. So this is the third equation. This is the third equation. ठीक है? Now substituting the above value of x, substituting above value of x in equation, substituting the above value of s in equation 2. इक्वेशन 2 हमारे लिए क्या है? तो इक्वेशन 2 इज s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6. तो s की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाली है? तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी. तो s जहां पे है वहां पे मैं सब्सटीट्यूट कर दिया 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6. ठीक है यहां तक? अब हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा ये आप लोग बताओ. एलसीएम 6 आएगा. यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 6. सो नाउ वी हैव 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6. आएगा या नहीं आएगा? यहाँ पे ये क्या है? डिनोमिनेटर में है, तो वहां जाके ये कि कहाँ पे पहुंच जाएगा? न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा. अब जरा इसको सॉल्व करते हैं. सो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 6 जा 36. सो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6. सो फाइनली वी हैव 5t इज इक्वल टू 30. सो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5. सो 5 1 जाए 5 6 जा. सो t इज 6. t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी. ठीक है? अब क्या करना है हमें? तो इस t की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करना है. तो अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ t in equation 2. इक्वेशन 2 क्या है? तो इक्वेशन 2 इज s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6. ठीक है? तो s को तो एज इट इज हम लोग रहने वाले हैं. 2 में मत रखो, 3 में रखना ज्यादा बेटर होगा. ठीक है? तो 3 में रख दो ना. इतनी जो मेहनत हम लोगों ने की है उसको अभी हम लोग यूज कर लेते हैं. तो इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करना है. सॉरी, इसको हम लोगों ने काट दिया. तो इक्वेशन 3 में अगर आप ये वैल्यू रखो तो इक्वेशन 3 हमारा क्या है? s इज इक्वल टू 3 प्लस टी. सो अब हमारी t की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाली थी, ये 6 थी. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी. सो फाइनली वी हैव, हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई? तो फाइनल जो s की वैल्यू आई है ये 9 आ गई. एंड t की जो वैल्यू आई है ये आई है हमारे पास 6. सो s इज 9 एंड t इज 6. तो इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से इस क्वेश्चन को कर डाला है. ठीक है? यहां तक समझ में आया? एक दो क्वेश्चन और भी लगाते हैं हम. अब थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं. ठीक, सारे बच्चों ने लिख लिया? ठीक है. एलन समझ में आ रहा है? ठीक है. कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, क्योंकि समझ के करोगे तो अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा तुम्हें और रिजल्ट भी अच्छा होगा. हाँ, कौन सा क्वेश्चन? 5th भी कर. हाँ, इसका 5th पार्ट ना, फर्स्ट का 5th पार्ट. ठीक है, करवाएंगे, अभी ले लो. तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन थर्ड भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं. ठीक है? सारे क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेंगे.
सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, घबराओ मत। तो अभी मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या करेगा कि कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। तो इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है जो कि 3.1 का है। 3.1 में एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस कॉन्सेप्ट के बारे में अभी हम लोग इधर राइट साइड में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे रिटर्न है, ठीक है। अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरा लीनियर इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कुछ ऐसे कंडीशंस थे जहां पे हम लोग ने पढ़ा था कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरा एक कंडीशन था जहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन थे, ठीक है ना, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस थे। और तीसरा जो हमारा केस था, इन दैट सिचुएशन देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो ये तीनों सिचुएशंस को अभी मैं फिर से डिस्कस करने वाला हूं कि कब हमें ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड में से कोई भी एक मेथड लगाना है और कब हमें इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड नहीं लगाने की जरूरत है। तो अगर आपके पास इस तरीके का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और यहां पे आप पाते हो इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then given pair of linear equation has यूनिक सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक हो। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। सो इस केस में आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। अगर ऐसा केस है तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को या तो आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लो, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लो, या इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी मैं सिखा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर लो, या आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। या कौन सा मेथड लगाएंगे? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। बट ये तीनों मेथड कब लगाएंगे? व्हेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा केस क्या कह रहा है? दूसरा केस कहता है इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। अगर a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल नहीं है तब तो ये सिचुएशन होगा। ये तो पहला केस है। दूसरे केस में या तो इक्वल होगा, मैथ्स में यही तो दो है, या तो दो वैल्यू आपस में इक्वल होगी या नहीं होगी। तो नहीं होगी तो उसके लिए ये फर्स्ट केस है। दूसरा केस क्या कह रहा है? अगर a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल है तो आपको c1 upon c2 भी निकालना है और ये भी इक्वल है, देन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज infinite many solution, ठीक है। और तीसरा केस क्या है? तीसरा सिचुएशन क्या कह रहा है? थर्ड सिचुएशन ये कहता है इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, no, is equal to, फिर से लिख देता हूं, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then given pair of linear equation has no solution। तो इसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है।
बट आपको किस सिचुएशंस में ये तीनों मेथड लगा सकते हो, व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। प्लीज यहाँ ध्यान दें, रात में रुक के पढ़ रहे हो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो कि रिजल्ट में अच्छा कर सको, ठीक है। रात में भी रुके और रिजल्ट में भी ऐसा ही आ जाए खराब, तो पापा मम्मी का क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस तुम्हारे ऊपर से एकदम ही चला जाएगा, ठीक है ना। तो रुकने का मतलब है पढ़ना, रुकने का मतलब ये नहीं है कि टाइम पास करना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। या तो घर चले जाना, वो बेटर है, क्योंकि लगेगा मम्मी पापा को कम पढ़ रहे हो इसलिए कम रिजल्ट आया है। अब ज़्यादा पढ़ने पे कम रिजल्ट आने का मतलब है कॉन्फिडेंस में और ज़्यादा गिरावट। तो रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, दो दो क्लास करने में भी दिक्कत नहीं है, बट उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए। उसका कॉन्सिक्वेंस और ख़राब आ जाए तो ये बहुत गलत इफेक्ट डालेगा आपके करियर पे, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं हम लोग कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये किस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि a1 अपॉन a2 जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, ये 3/9 आएगा, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल करोगे तो 1/3 आ रहा है। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 अगर निकालते हो तो ये कितना आने वाला है, -1/3 आ रहा है, -1 -3 आ रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, वंस अगेन 1/3। और c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे ले जाएं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का ट्राई करें तो ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। और इसके लिए क्या होगा, ये हो जाएगा 9x - 3y - 9 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली आप देख रहे हो c1 अपॉन c2 भी कितना आ रहा है, -3 अपॉन -9। सो फाइनली हमें मिल रहा है 1/3। तो लिखेंगे हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 is equal to c1 upon c2. So given pair of linear equation has infinite many solution, इसके सॉल्यूशन कैसे हैं, तो इन्फिनिट मैनी है, और इस कारण से हमें यहाँ पे कोई भी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। आप हर एक x के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल सकते हो, x की कोई भी वैल्यू एक रख दो, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी, और या y के कोरस्पॉन्डिंग आपको x की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको कोई भी मेथड लगाने की ही जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना है, ना ही एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ना ही ग्राफिकल मेथड। अगर मेथड लगाओगे, मेथड से कभी भी आपको सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, पेपर में सबसे पहले क्या देखना है, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दिया है तो सबसे पहले ये चेक करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तभी आपको सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना है या एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ठीक है। समझ में आया या नहीं आ रहा है, अब वो पढ़ लो, नहीं तो रिजल्ट हाथ में आएगा फिर, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, ठीक, आगे बढ़े। अब देखो जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसको करने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग, हाँ, अरे लगाना ही नहीं है, इसीलिए तो मैंने ये इतना मेहनत क्यों किया, इतना समझाया क्यों, बुद्धि वहां पे लग ही नहीं रहा है। बात ये है ना, सबसे दुख की बात क्या है कि हम लोग वो समझने का ही नहीं ट्राई कर रहे हैं जो टीचर समझाना चाह रहे हैं, अपनी ही बुद्धि में उलझे हुए हैं, ठीक है। एक कहानी सुन लो फिर पढ़ना, ठीक है। पहले तो अपना बुद्धि जो है ना वो साफ कर लेते हैं, हमारा बुद्धि सीखने को तैयार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले कहानी सुन, फिर बुद्धि साफ हो जाएगा, फिर पढ़ना, ठीक है। तो एक बाबा की कहानी, हाँ, और हाँ, उसी बाबा की कहानी तुम लोगों को भी सुनने का बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी पता चल जाएगा। क्योंकि जिंदगी में अगर कोई बच्चा ये समझ रहा है कि सडनली कुछ मिरेकल होगा, कुछ जादू वादू होगा, अब मेरी जिंदगी में एकदम से परिवर्तन आ जाएगा, मैं एकदम से रंग से राजा बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है।
परिवर्तन कैसे आता है? तो परिवर्तन के लिए मेहनत करना पड़ता है। ठीक, तो ये कहानी है जो तुमको ये सिखा सकती है कि आप कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है या भगवान आपको कैसे मदद करते हैं, ये एकदम से समझ में आ जाएगा। तो एक बाबा रहता है एक गांव में, ठीक है, और खूब भगवान की पूजा पाठ करता है। अब पूरा एकदम श्रद्धा है भगवान के ऊपर में कि भगवान अगर मुश्किल होगा ना तो मेरे को बचा लेंगे। अब क्या है, एक गांव है, उसके टीले पे एकदम से ऊंचाई वाले जगह पे, ठीक है, एक मंदिर है और मंदिर में बाबा क्या है, बैठता है, पूजा वूजा करता है। अब क्या होता है, जिस गांव में वो मंदिर है उसमें बाढ़ आ गई है, पूरा गांव क्या है, डूब रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, विराज देखता है कि अरे बाबा ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, दौड़ के जाता है, अरे बाबा चल मेरे साथ, पूरा गांव डूब रहा है, डूब जाएगा तू। तो बाबा कहता है कि विराज को कि विराज तू चला जा, तू अपना जान बचा, मेरे पास तो भगवान है, भगवान मेरे को बचा लेंगे। विराज कहता है मर बाबा तू, मैं चला, ये भाग जाता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, गांव पूरा डूब रहा है, पूरा सब लोग चले गए। अब किंसुक सर का भी घर वहीं पे है। अब किंसुक तो सर थोड़े से समझदार हैं, तो वो भी जाते हैं बाबा के पास। वो भी कहते बाबा को, बाबा चलो अब सब चला गया, विराज भी चला गया, अवनी चली गई, माही भाग गया, एलन भी चला गया है दौड़ के, अब कोई बचा नहीं है, सिर्फ किंसुक बचा है और आप बचे हो, और मैं भी जाने वाला हूँ, मैं भी डूब जाऊंगा, तो मेरे साथ आप भाग लो। अरे किंसुक आप जाओ, मैं तो यहाँ ठीक हूँ, मेरे को तो भगवान बचा लेंगे, तुम लोग देख लो अपना। ठीक है, तो वो भी चला गया। किंसुक सर बोले जाओ यार अपने किस्मत पे रहो। ठीक है, जैसे मैं समझाता रहता हूँ तुम लोगों को, और तुम लोग कहते हैं अरे किंसुक सर जाओ यार, ये फालतू का काम करते हो आप, मेरे को समझाते हो, आप अपना देखो ना क्या करना है, मेरे को क्या करना है मेरे को मालूम है। ठीक है, तो बाबा कहा कि मेरे को क्या करना है मेरे को मालूम है, तू भग चल। तो मैं भी निकल गया कि जाने दो। अब क्या हुआ कि पूरा गांव में पानी, मंदिर में भी पानी आ गया। अब बाबा को लग रहा है कि मैं डूब जाऊंगा, अब बचाने वाला कोई नहीं है। तो ऊपर से एक रेस्क्यू टीम आई हेलीकॉप्टर लेके, और वो बोली बाबा को आजा आजा बाबा, सारा लोग भाग गया, अब तू फंस कैसे गया है, तो तू आजा। ठीक है, एक आदमी को भेज रहा हूँ और तेरे को ये ड्रैग कर लेगा ऊपर की तरफ। ठीक, एक आदमी उतर के आया उसके पास कि बाबा मेरे को पकड़ ले, हेलीकॉप्टर में मेरे को खींचेगा, तू भी खींच जाएगा मेरे साथ। बाबा कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास भगवान है, मेरे को भगवान बचाएंगे, मेरे पास सबसे बड़ा वही है। ठीक है, तुम अपना जान बचाओ, तुम निकलो, मेरे को भगवान बचा लेगा। ठीक है ना, तो वो भी भाग जाता है। अब क्या हुआ, पानी एकदम भर गया, अब बाबा का नाक वाक सब। अब बाबा कहा कि भगवान आप कैसे हो, अब कोसना स्टार्ट किया भगवान को। मैंने पूरी जिंदगी लगा दी आपकी श्रद्धा में, आपकी पूजा में, आप मेरा एक लाइफ तक नहीं बचा पाए, मेरी जिंदगी कहां से आप अच्छी कर देते, इसीलिए मैं इतना फकीर के जैसा बेकार इंसान के जैसा पड़ा हुआ था मंदिर में, आज तक 1 रुपया नहीं है मेरे पास। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी श्रद्धा में लगा हुआ था, और आपने तो मेरी आज जिंदगी भी खत्म कर दी, आपका लाया हुआ बाढ़ मेरे को डुबो रहा है। अब क्या हुआ, भगवान को सोचा कि ये तो अश्रद्धा हो जाएगा इस इंसान को। ठीक है, सो इंसान को बताना मरने के पहले ये जरूरी है कि क्या इसने गलती की। तो भगवान प्रकट हो गए, 4 हाथ वाले भगवान, एकदम से देखा, कहा कि भगवान आप मेरे को क्यों नहीं बचाने के लिए, मैंने तो जिंदगी में सब कुछ किया जो करना चाहिए था, आपकी सेवा में ही लगा रहता हूं। कहा कि देख, मैंने तेरे को हर एक संभव प्रयास किया बचाने का। कहा कि कैसे किया, आप तो आए ही नहीं। तो बोला कि क्या मैं 4 हाथ लेके आता अपना दुनिया के सामने, और तेरे को कहता चल मेरे साथ, तेरे को मैं विमान में उड़ा के ले जाता। मैं जो आया था सबसे पहले, और तुमको क्या लगता है कि वो जो विराज था वो आया था? विराज तो ऐसे ही भाग गया था, देखा पानी आया, पाँव में छुआ, भाग गया वो इतना बड़ा डरपोक था, वो तो भाग गया था पहले। ठीक है, वो जो विराज था वो मैं था यार, मैं तुमको आके बोला चल मेरे साथ, बट तू चला ही नहीं, तू कहा कि ठीक है मैं खुश हूं, मेरे को भगवान बचा लेंगे। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार। और वो किंसुक सर, वो तो अपने फैमिली को बचाएगा कि तेरे को बचाएगा, वो तो अपने बाल बच्चे को लिया, अपने वाइफ को लिया, वो निकल गया था बहुत पहले, विराज के जाने के बाद वही गया था, कोई किंसुक सर नहीं आया था, उसके जगह पर मैं था। सिर्फ जमाने को दिख रहा था कि किंसुक गया है, तेरे को दिखा कि किंसुक गया, मगर किंसुक नहीं था, वो मैं था, मैं ही उसके रूप में आया था। मैं अपने रूप में नहीं आ सकता हूं, मैं किंसुक के रूप में आया था, और तेरे को बोला मेरे साथ चल, तेरे से विनती की मैंने, तेरे को इज्जत के साथ बोला कि चल, बट तू चलने को तैयार नहीं।
और फिर ऊपर से जो रेस्क्यू टीम जो आई थी, किसी सरकार को पड़ा हुआ है कोई गांव डूब जाएगा तो बचाने के लिए कोई आएगा? कुछ नहीं, कोई किसी को नहीं पड़ा हुआ है, अपना जान खुद ही बचाना पड़ता है। तो रेस्क्यू टीम में भी मैं ही था, जो इंसान नीचे उतरा था इतना रिस्क लेके, वो भी मैं था। अब मैं तेरे को बोला चल मेरे साथ, फिर भी तू चलने को तैयार नहीं हुआ। तू कहा कि भगवान बचा लेगा, तो भगवान तो तेरे हर एक पल आया तेरे सामने और तेरे को बचाने का ट्राई किया, बट तू न जाने किस चक्कर में पड़ा हुआ है, किस मिरेकल के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसलिए तू मर रहा है। और फिर भगवान डिसअपीयर, कहानी खत्म। इस कहानी से क्या सीखने को मिला? कहानी से ये सीखने को मिला कि जिंदगी में कोई चमत्कार तुम सोच रहे हो कि चार हाथ वाले भगवान आ जाएंगे, एकदम तुमको कहेंगे कि एलन एकदम तू करोड़पति बनेगा। एलन रातों रात करोड़पति बन जाएगा, सवेरे उठेगा तो देखेगा अरे बाप रे, नोट का बंडल है और मैं सोया हुआ। ये कभी नहीं हो। नोट के बंडल पे सो सकता है, अमीर बन सकता है, बट उस बनने के लिए जो छोटे छोटे हिंट्स मिल रहे हैं लाइफ में, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो एंट्रेंस आ रहे हैं, जो मेहनत करने का तुमको हौसला दे रहा है कोई इंसान, या तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे पैसे खर्च कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? वो भगवान ने तुमको यानी कि चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रखा है और तुमको चांस दे रहे हैं आगे बढ़ने का। बट आगे बढ़ना, पहला स्टेप लेना तुम्हारे ही हाथ में है। वो बाबा के मन में होता कि मैं चला जाऊं किसी के साथ, तो वो बच जाता। इसी तरीके से तुम्हारे भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आता है, बट तुम उसको क्लोज करते हुए चले जाते हो। हर एक अपॉर्चुनिटी को ना, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो चमत्कार होगा मेरी जिंदगी में और मैं आज सोऊंगा और कल देखना जिंदगी की पूरी चीजें बदल जाएगी। मैं तो पढ़ाई भी नहीं करूंगा फिर भी टॉप कर जाऊंगा। क्यों? मंगलवार को जाता हूँ, हनुमान जी को मिठाई चढ़ा देता हूँ। अब मेहनत के नाम पे कुछ नहीं करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है? तो जो तुम्हारे टीचर हैं, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, बेसिकली वो तुमको रास्ता दे रहे हैं अच्छा करने के लिए, और आप नहीं करेंगे तो उसका भुक्तभोगी आपको 10वीं का भी रिजल्ट खराब आएगा, 12वीं का भी खराब आएगा, और जिंदगी में हमेशा ही कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बट हर एक अपॉर्चुनिटी को आप ठीक से यूटिलाइज करोगे, मेहनत करोगे, दूसरे पे विश्वास रख के, वो जो कह रहा है, बड़े लोग जो कह रहे हैं उस डायरेक्शन में चलोगे, ज़्यादा काबिल नहीं बनोगे तो संभल जाओगे। और 14 बरस के हो लेकिन 28 साल वाले आदमी का कंपैरिजन करोगे, आप बात नहीं मानोगे, तो गड्ढे में गिरना तय है। उस बच्चे के जैसे हो, जैसे 6 महीने का बच्चा नहीं होता है, एक कोई चमकीला चीज देख लिया, उसको लगा कि टॉफी है खाऊंगा मजा आ जाएगा, और वो नहीं जानता कि गला में डालेगा चौक हो जाएगा, खूब रोता है तो पापा मेरे को यही चाहिए। 6 महीने का बच्चा खूब चिल्लाने लगेगा, मगर क्या पापा उसका दे देगा? इसी तरीके से तुम लोग भी हो उसी तरीके का बच्चा, खूब हंस मौज कर रहे हैं, खूब जिद पे कर रहे हैं, ऐसा ही जूता चाहिए, ऐसा ही चप्पल चाहिए, और जो एक्चुअल में चीजें करनी है वो नहीं कर पा रहे हो। और मना करने पे वही रो रहे हो कि नहीं मैं तो बहुत स्मार्टर हूँ। स्मार्टर तब होगे जब 10 साल में आगे अपने बारे में सोचोगे और फिर भी तुमको लगे कि मैं स्मार्ट हूँ, तो सचमुच में स्मार्ट थे, और लगे कि गधे थे तो सचमुच में बहुत बड़े गधे थे, ठीक है? तो इसीलिए अभी सतर्क होके जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है, जो टाइम मिल रहा है, जो वक्त मिल रहा है, उसको यूटिलाइज करो, ठीक है ना? तो वहां पे मैं सिखा रहा था, ये कहानी क्यों सुनाना पड़ा? क्योंकि इतना सब कुछ सिखाने के बावजूद भी वो पूछ रहे कि बस इतना ही करना है। अरे भाई वो क्वेश्चन लिया मैंने क्यों? ठीक है, इसलिए लिया कि ये जो रास्ता है ये आपका नया है, मैं तो इस रास्ते से रोज गुजरता हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि क्या क्वेश्चन बताना है और क्या क्वेश्चन नहीं बताना है, ठीक है ना? तो वो क्वेश्चन इसलिए था कि आप ये समझ सको कि कहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और कहां पे नहीं लगाना है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि इसका जो कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, so given pair of linear equation has infinite many solution, and since it has the infinite many solution, so we have not required to apply any one of the method, ठीक है? कोई भी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर ये यूनिक सॉल्यूशन वाले केस को सेटिस्फाई करता तो इसमें से पहला, दूसरा या तीसरा कोई भी एक मेथड लगा सकते थे। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, और ध्यान से नहीं सुनोगे, अपने मौज में रहोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है? तो इस वाले क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है और आप एलिमिनेशन मेथड लगाने के चक्कर में लग जाते हो, तो ना एलिमिनेशन मेथड से ये
सॉल्व होगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। सॉल्यूशन में बस इतना ही लिखना है। समझ में आई बात? अब जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। इस फिफ्थ क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन है, जरा उसको फिर से लिख लेते हैं। जो गिवन इक्वेशन है ये है √2x प्लस √3y is equal to 0. So this is the first given equation, and the second given equation is √3x minus √8y, ठीक है, is equal to 0. So we can start from any one of the equation. We can start from the first equation, or we can also start from the second equation. ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन से स्टार्ट कर सकता हूं मैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन वन से स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, क्या हो गया, इतना छोटा सा पेंसिल लेके आते हो? वो सब मैं देखता रहता हूँ, मेरे को मालूम है कि बेटा तू क्या करने वाला है, ठीक है ना। एक दिन क्लास छोड़ते हो और दूसरे दिन क्या करते हो, इतनी छोटी सी पेंसिल से लिखते हो। ये बता रहा है कि आप जो है ना बाढ़ के पानी में डूबने वाले हो, बाबा के ऐसा हो तुम। तुमको कितना भी कोई समझा ले, टीचर बार बार समझाएगा बट नहीं समझने वाला है जब तक तू एकदम से बेकार ना हो जाए पढ़ाई। ये बता रहा है, तेरे सीरियसनेस को बताता है कि इतनी छोटी सी पेंसिल लेके आता है एक दिन के बाद। एक दिन के बाद तो आदमी सब कुछ रेडी करके आएगा, किसी एक दिन क्लास छूट गई तो दूसरे दिन प्रिपेयर्ड होके आएगा, भैया इसको तो भरपाई करना है, कल वाला भी छूट गया क्लास तो तैयार होके आएगा, अटेंटिव होके आएगा। तो एक छोटा सा पेंसिल उठा लेता है, चल देता है। टी शर्ट में तो कोई कमी नहीं आती है, जूता वूता तो एकदम सही पहन के आता है, एकदम बढ़िया से टनाटन। मगर किताब के लिए, बुक के लिए सबसे गंदा जो अप्रोच होता है वो लेके आता है, तो कहाँ से रिजल्ट अच्छा होगा? रिजल्ट अच्छा होता है छोटे छोटे एफर्ट से। पढ़ाई को इज्जत दोगे तब ना पढ़ाई तुमको इज्जत देगा। पढ़ाई को सबसे बेकार थर्ड लाइन में रख रखे हो और ड्रेस को एकदम फर्स्ट लाइन में, तो ड्रेस अच्छा खरीदते हो, ठीक है। तो जो चीज़ थर्ड लाइन की होगी उसमें थर्ड लाइन ही होगा ना, वहाँ पे कहाँ से फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करेंगे, √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस √3 अपॉन √2, और यहाँ पे लिख सकते हैं y, ठीक। अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। √3/2, नेगेटिव का साइन यहाँ लगा लो और y बाहर लिख लो, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इस वाली वैल्यू को। इसको हम लोग कौन सा इक्वेशन कंसीडर करते हैं, थर्ड। सो सब्स्टिट्यूटिंग द एबव वैल्यू, substituting above value of x in equation in equation 2, this is the equation 2 in equation 2। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, इट इज √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो हमारा √3 और x की वैल्यू कितनी आई थी, तो x की वैल्यू आई थी नेगेटिव में √3, या ठीक से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये आया था √3 अपॉन √2 और यहाँ पे था 1, ये √8 y इज इक्वल टू 0। अब जरा इसको सॉल्व करें हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया? क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो माइनस 3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्या एलसीएम आएगा, √2, सो माइनस 3y
और √2 को √8 से मल्टीप्लाई करोगे तो √16 आ जाएगा। उसको मुंह में क्यों रख रहे हो, लिखो ना। √16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 4/, दूसरे बच्चे भी तो लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहा है? पेन टूट गया और वो पेंसिल वहां चला गया। हाँ यार भाई, कर लो जो करना है। 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस में 7y इज इक्वल टू 0 इंटू √2। सो -7y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, 0/-7 तो 0 ही आने वाला। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अगर y की वैल्यू इक्वेशन 3 में हम लोग रखें, यहाँ पे हम लोग क्या करें, इक्वेशन 3 में रखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1, इक्वेशन 1 नहीं 3, सॉरी। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -√3/√2 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो √3/√2 इंटू 0, तो x की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो फाइनली आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x और y दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। समझ में आया? आगे बढ़े। आगे बढ़े। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5th अटैम्प्ट किया है। आप लोग घर पे जाके क्वेश्चन नंबर 4 और 6 अटैम्प्ट कर लेना, ठीक है एलन? ठीक है रोहित सम्राट, घर पे जाके बनाओ। देखो तुम्हारा आज बता रहा है, तुम्हारा कल होने वाला कैसा है। अगर आज अच्छा होगा, आज अच्छा एफर्ट्स लगाओगे, कल अपने आप ठीक होने वाला है। अगर आज आपका ठीक एफर्ट्स नहीं लग रहा है तो कल ये कोई भी चमत्कार नहीं होगा, रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। ठीक है, तो आज को ठीक करो, हर एक दिन टाइम पे आओ, मन से 1 घंटा पढ़ो और फिर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो आज के सेशंस में हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन तो कर नहीं पाए, तो फर्स्ट कर पाया, सेकंड कर पाया, थर्ड हम लोगों ने अटेम्प्ट किया और 5th अटेम्प्ट किया है। तो कल के ड्यूरेशन में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो कल की क्लास बड़ी ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास को स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम आने वाले हैं और इन वर्ड प्रॉब्लम में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बोर्ड में भी आ सकता है। आ जाओ भाई, कल तो कल टेस्ट है, मत आना, बट कल टेस्ट है, अगर टेस्ट देना है तो आ जाना। भी पापा से आपके मैं बात करूंगा जरा, क्योंकि आप लोग का एफर्ट्स बहुत ढीला है और रिजल्ट भी बहुत ही ढीला आने की संभावना है। कंपार्टमेंट भी कब आ जाए कोई कुछ कह नहीं सकते। क्लास छूट रही है और साथ में हर एक दिन कुछ ना कुछ आ रहा है, वीक में हर एक दिन कुछ ना कुछ। इसके भी पहले एक क्लास में एब्सेंट थे, तो इससे कोई अच्छा होने वाला नहीं है निष्कर्ष। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर से अगले सेशन में।